हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 30वां प्रैक्टिस सेट टास्क सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र का, जो आपके जीआईसी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड ब्रेबरी प्रतिवेदन में जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया वह था, तो वह कौन सा राज्य था? तो कल्याणकारी राज्य था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड ब्रेबरी प्रतिवेदन कब आया था? तो ये आया था 1943 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेवरेज की रिपोर्ट जो है 1943 को कल्याणकारी राज्य की विचार का श्रेय है, और जिसमें जो है 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राज्य का प्रभावकारी कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपरोक्त कथन का संबंध है तो किससे है? तो लोक कल्याणकारी राज्य से है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन ने राज्य के हस्तक्षेप के लिए जो है पर्याप्त कार्यक्षेत्र की ओर संकेत किया था, और व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने का विचार प्रस्तुत कर ग्रीन ने प्रारंभिक उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न विचार रखे थे, और उसके अनुसार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सामाजिक भलाई आवश्यक है, और यही विचार जो है 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य का आधार बना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से लाग के सामाजिक अनुबंधन की विभिन्न व्यवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो लाग के सामाजिक अनुबंधन का सही क्रम कौन सा था? तो पहला था प्राकृतिक। ठीक है, दूसरा था आपका सामाजिक अनुबंधन, तीसरा था आपका नागरिक समाज, उसके बाद चौथे नंबर पे आता था सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से राहत पाने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। वाहन के अनुसार लाग 2 प्रकार के समझौते मानता था। पहला था प्राकृतिक अवस्था का अंत कर जो है नागरिक समाज की स्थापना करना, और इसके बाद दूसरा उन्होंने समझौता बताया था शासन विषयक, जिससे जो है सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की समझौते उसने बताई थी, और पहले में जो है पहले का जो उसका क्रम था, पहले प्राकृतिक आती थी, फिर आपका सामाजिक अनुबंधन आता था, फिर नागरिक समाज की स्थापना किया, फिर जो है सरकार की बात कही थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, राज्य आर्थिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, तो किस क्षेत्र के लिए? तो ये वित्तीय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की मांग वित्तीय क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान करने का रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वित्तीय स्रोत जो है केंद्र सरकार के पास है, और उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए उसके अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, मैकाइवर का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो सगोत्रता है, धर्म है, और आर्थिक तत्व हैं। ठीक है, तो ये और अंतर्राष्ट्रीयवाद ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। मैकाइवर की एक पुस्तक थी मॉडर्न स्टेट, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आधुनिक राज्य मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों में जो है सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में विकसित हुआ है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जो है आधुनिक राज्य के विकास के जो है मुख्य चरण उन्होंने दिया था: स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, धर्म जिसको कहा जाता है, और शक्ति, आर्थिक और नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व इन्होंने सगोत्रता का मतलब हो गया आपका समूह स्वजन। ठीक है, या स्वजन समूह, तो वही चीज़ है, और धर्म है, आर्थिक तत्व है, इसमें राष्ट्रीयवाद की कोई बात नहीं कही गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? तो ये गार्नर ने कहा था राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। गार्नर उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम माना था किसको? राज्य को। ठीक है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही जो है परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास के उदित का एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कथन है कि राज्य का विकास हुआ है,
और निर्माण नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? तो लेवियाथन को किसने जलाया था? तो क्लेरेंडन ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लेरेंडन ने जो है हाब्स की पुस्तक को जलाकर यहाँ तक कह डाला था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह से भरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन है। तो सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन या प्रथम लेखक या विचारक तो वो लॉक था। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉक जो है संवैधानिक राज्य का एक प्रबल प्रवक्ता है, तभी तो उसने कहा है कि जहाँ कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता का प्रारंभ होता है। लॉक जो है राज्य सीमित और मर्यादित है, उस पर पहली सीमा यह है जनता ही उसकी शक्ति का स्रोत है, वह तो जनता का मात्र अभिकर्ता होता है। दूसरी सीमा यह है कि राज्य को कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरोहर के रूप में शक्ति प्रदान की जाती है और राज्य की सत्ता उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति तक सीमित रहती है। राज्य पर तीसरी सीमा जो है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून द्वारा भी लाई जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किसने लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो वो रूसो था। ठीक है, रूसो को जो है लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का जनक माना जाता है। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता की अवधारणा अपनाई थी, क्योंकि प्रभुसत्ता का आधार सामान्य इच्छा है और दूसरा जो है प्रभुसत्ता का ध्येय जो है सार्वजनिक कल्याण है। पहला कारण प्रभुसत्ता के अधिकार पक्ष को व्यक्त करता है, जिसका उपयोग जो है सर्वाधिकारवादी शासक करते हैं। दूसरा जो है वो कर्तव्य पक्ष को, और इन दोनों का समन्वय जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, इसलिए उसको जो है लोकतंत्र और तानाशाही का दार्शनिक जनक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक था। तो राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला कौन सा विचारक था? तो मैकियावेली था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैकियावेली के अनुसार जो है शासक को नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज्य के परिरक्षण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि उसका साध्य इतना ऊंचा होगा तो वह जिस भी तरह के साधनों का प्रयोग करेगा लोग उनका जो है अनुमोदन कर देंगे। अतः मैकियावेली ने जो है राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करके अपने विचारों को यथार्थवाद की आधारशिला पर खड़ा किया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है किसी भी अप्रजातांत्रिक सरकारों को? तो ये गलत है। किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? यही अधिकार है कि जनता जो है किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है तो उसको परिवर्तन करने का उसको अधिकार होगा। ठीक है, लॉक के अनुसार शासन जनता की सहमति पर आधारित होता है, उसका उद्देश्य जो होता है वो जन कल्याण करना है। यह जन समुदाय की ट्रस्टी होता है और उन्होंने कहा था कि जनता शासन जो है जनता की सहमति पर आधारित ना हो ये, और दूसरा कहा था यदि वह जनता का विश्वास खो दे, और तीसरा कहा था यदि वह ट्रस्ट के विरुद्ध आचरण करे। ठीक है, तो ये सारे तथ्य के आधार पर ही जनता सरकार को जो है सत्ता को जो है परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व की संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है पर उसके लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी विकास की ऐसी किसी भी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और उनकी पूर्ति के उपाय ढूंढना हो। गांधी जी ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। इससे अधिक की इच्छा मनुष्य को मायामोह और भ्रम के जाल में फंसा देती है और भौतिक इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। उनकी तृप्ति का प्रयत्न करने से वे और भी उत्तेजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती। यह कथन निम्न में से किसका है?
तो ये है हेनरी मैन का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेनरी मैन ने जो है अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा था कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्यों में कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके, और मध्य युग में भी यह निश्चित कर पाना कठिन था कि संप्रभु समाज है या राज्य है, और सामंती युग में भी जो है सामंतों की शक्ति बढ़ी होने के कारण जो है वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था, और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधानों में जो है संप्रभु को निश्चित करना कठिन है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता था। तो राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता कौन था? अरस्तु था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया था। इसी कारण जो है उसे राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, लोक संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये रूसो के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना जो है जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का सारतत्व है। रूसो ने दो कारणों से लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। पहला था प्रभुसत्ता का आधार सामान्य इच्छा या सार्वजनिक इच्छा है, और दूसरा था प्रभुसत्ता का ध्येय जो है जन कल्याण या सार्वजनिक कल्याण है, ठीक है। तो यहाँ पे लोक प्रभुसत्ता शब्द जिससे जुड़ा है वो है रूसो। 16 नंबर प्रश्न है, बहुलवादियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास नहीं करते, तो यही आपका सही नहीं है, ठीक है। बहुलवादियों के राज्य संबंधी विचार ऐसे राज्य संगठन की कल्पना करता है जो शक्ति का स्रोत न होकर सेवा का साधन हो। बहुलवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो व्यक्ति और समाज की स्वतंत्र इच्छा पर बने संघों का संगठन हो, ठीक है, और उनमें कोई भी एक विशेष संघ, भले ही वह राज्य न हो, भले ही वह राज्य क्यों ना हो, किसी दूसरे संघ के किसी भी आधार पर जो है ऊंचा न होकर के बहुलवादियों के अनुसार जो है प्रभुसत्ता अविभाज्य न होकर जो है संघों में विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपका सही नहीं है, बल्कि ये आपका तीनों सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, टी एच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे हैं। तो प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, वही प्राकृतिक अधिकार होते हैं, ठीक है। किसके अनुसार? ग्रीन के अनुसार। ग्रीन ने जो है प्राकृतिक सिद्धांत को एक नया अर्थ दिया था, और ग्रीन ने उन सभी अधिकारों को प्राकृतिक माना जो व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए और जो व्यक्ति के नैतिक और विवेक सम्मत विकास के लिए अनिवार्य है। अधिकार इस दृष्टि से प्राकृतिक है कि जिस उद्देश्य के लिए आवश्यक है वह उद्देश्य प्राकृतिक है, ठीक है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के विषय में निम्नांकित कथन पढ़ें। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के आधार पर इन्हें चिन्हित करें। तो स्वतंत्रता के विषय में कौन कौन सा सही है? तो स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है, तो अभाव कहाँ है? ये तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं अपितु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा आपका इसमें गलत हो जाएगा स्वतंत्रता के विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बेंथम और जे.एस. मिल विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे? तो समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से, ठीक है, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से में भी जो है वो विश्वास करते थे। यह सिद्धांत जो था समाज कल्याणकारी सिद्धांत, यह सिद्धांत मुख्यतः उपयोगितावादी के विचारकों की देन है। इसके अनुसार जो है अधिकार समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व जो है समाज कल्याण पर आधारित होता है। इसमें जो है बेंथम, मिल, लास्की, रास्को, पाउंड, ये सभी लेखक जो है इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? तो ये आर्थिक और सामाजिक दोनों की स्वतंत्रता पर,
ठीक है, दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमज़ोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं, ताकि जो है सबको अपने सुख की साधन का उपयुक्त अवसर मिल सके। इसके लिए जो है सामाजिक आर्थिक जीवन के विस्तृत विनिमय की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, समानता के अनुसार है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समानता के अनुसार स्वतंत्रता की आशा निष्फल करती, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लॉर्ड एक्टन का, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, ठीक है, और लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण जो है स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निष्फल कर दी गई है। तो यहाँ पे लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले ये दोनों इसके समर्थन में थे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर आ गई है कौन सी नई धारणा? तो सामाजिक न्याय की नई धारणा, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ परंपरा दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार जो है सामाजिक न्याय से है। और सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज से वंचित वर्गों की दशा सुधारने की मांग करता है, ताकि उन्हें जो है सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना जो है कपोल कल्पना है? तो ये कहा था डी.एच. कोल ने, ठीक है, डी.एच. कोल, कपोल, यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, डी.एच. कोल और कपोल, ठीक है। उनका कहना था कि आर्थिक समानता के अभाव में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम, मिथ्या है। और लास्की, इसके विचार में लास्की भी कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, ये कहा था लास्की ने। और कपोल कल्पना है, एक मिथ्या कल्पना है, तो ये डी.एच. कोल ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे आपका 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये गालब्रेथ ने मानता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जॉन गैलब्रेथ की एक पुस्तक थी द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट उनकी एक पुस्तक थी। और इसके माध्यम से योजनाबद्ध तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर जो है उदारवादी समाजों को जन कल्याण के लिए राज्य को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार जो है उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, राल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया? तो ये न्याय पर आधारित समाज के लिए, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राल्स ने सामाजिक अनुबंधन की तर्क प्रणाली का जो है अनुसरण करते हुए एक काल्पनिक युक्ति का जो है प्रयोग किया है। और इस काल्पनिक स्थिति को वह जो है मूल स्थिति की संज्ञा देता है। ऐसी स्थिति में लोग जो है परस्पर न्याय के नियम मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो ये थ्रेसीमेक्स के अनुसार, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थ्रेसीमेकस के अनुसार जो है न्याय सबल का हित और शक्तिशाली का स्वार्थ है। वह कहता है कि व्यवहार में जिसकी लाठी उसकी भैंस और राजा करे सो न्याय का सिद्धांत सदैव से चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो मैक्स फर्सन ने किया था, ठीक है। मैक्स फर्सन के अनुसार जो है उदारवादी चिंतन 17वीं शताब्दी से ही एक अव्यक्त धारणा का आधारित रहा है और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी है। इस धारणा को मैकफर्सन ने स्वतत्वमूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा देता है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है अधिसंरचना का अंग है? तो ये वैधानिक संस्थाएं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार जो है समाज की आर्थिक संरचना समाज का आधार या नींव है।
समाज के कानूनी और राजनीतिक ढांचे तथा सामाजिक चेतना की विविध अभिव्यक्तियों को जो है अधिरचना की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे या अधिरचना या अधिसंरचना दोनों कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उस समाजवाद विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है, तो वो है गिल्ड समाजवाद कहा जाता है उसको। ठीक है, उसको गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। गिल्ड समाजवाद के कट्टर समर्थक थे D.H. कोल, और इन्होंने गिल्ड समाजवाद को जो है मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रतिनिधित्व उद्योग में स्वशासन या उद्योगों के प्रजातांत्रिक स्वरूप तथा गिल्ड मंडल के रूप में जो है इसको व्याख्या किया है इसका। ठीक है, इसको गिल्ड मंडल भी कहा जाता है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको दिया था कौन? कोल, D.H. कोल। 30वां नंबर प्रश्न, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन है। तो इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, मार्क्सवादी के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्ववाद भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है, और इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फैबियन धन का समान वितरण लाना चाहते थे। तो ये करों और भूमि सुधारों के माध्यम से। ठीक है, करों और भूमि सुधारों के माध्यम से फेबियनवादियों की कार्यपद्धति व उनका कार्यक्रम जो है क्रांतिकारी मार्ग से न चल करके जो है विकासवादी मार्ग से चलते हुए समाज व्यवस्था के सुधार की जो है उनके उद्देश्य की, यही उद्देश्य उनका माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने? तो स्टालिन ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। मार्क्सवाद के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को लेनिन ने जो है राष्ट्रीय रूप दिया था, और इन्होंने एक देश में समाजवाद की, ठीक है, लेनिन ने दिया था। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी सही होगा, लेनिन ने दिया था। और लेनिन ने जो है एक देश में समाजवाद की संभावना के सिद्धांत को जन्म दिया, और 1915 में ही जो है लेनिन ने इस संबंध में लिखा था कि पूंजीवाद का यह निश्चित नियम है कि सब देशों में आर्थिक व राजनीतिक प्रगति समान नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पूर्ण वयस्क मताधिकार को सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। तो कौन था? तो ये लेवेलर्स था। ठीक है, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक लेवेलर्स था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। संसद में प्रतिनिधित्व की समानता लेवेलर्स का मुख्य उद्देश्य बन गया। वे वयस्क पुरुष मताधिकार चाहते थे, और उन दिनों में जो है स्त्री मताधिकार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेवेलर्स प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे, और राजनीतिक शक्ति में भाग लेने के अधिकार को जो है नागरिकों का एक प्राकृतिक अधिकार समझते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और तैयारी जारी रखिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।